नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो आर्टिकल। और आज का विषय है बैंकों के नए प्रकार। आज के इस विषय में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले उन बिंदुओं के विषय में बता दें। पहला है वर्चुअल बैंक क्या है। दूसरा, वर्चुअल बैंक के कार्य। तीसरा, वर्चुअल बैंक पर सुभाष चंद्र कमेटी की सिफारिशें। चौथा, लघु वित्त बैंक क्या है। पांचवा, लघु वित्त बैंक की मुख्य विशेषताएं। छठा, पेमेंट बैंक की परिभाषा। सातवां, पेमेंट बैंक की क्या विशेषताएं हैं। आठवां है बैड बैंक तथा एनपीए की समस्या। नवां, यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। 10वां, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले आइए बात करते हैं, क्या होता है वर्चुअल बैंक। वर्चुअल बैंक एक प्रकार का बैंक होता है जो बैंक ब्रांच की जगह इंटरनेट के माध्यम से अपने ग्राहकों को रिटेल बैंकिंग सेवाएं देता है। वर्चुअल बैंक नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अपने ग्राहकों को शीघ्र ही सस्ती दर पर सेवाएं मुहैया करा सकते हैं। साथ ही वे परंपरागत बैंकों की अपेक्षा डिपॉजिट पर अधिक राशि मुहैया करा सकते हैं। वर्चुअल बैंक के कार्य। वर्चुअल बैंकों के निम्न काम होते हैं: लेन देन से संबंधित, जमा स्वीकार करना, विदेशी मुद्रा का विनिमय, निवेश प्रबंधन और एसेट का प्रबंधन, अकाउंट मेंटेनेंस, अलर्ट, धन हस्तांतरण, लेन देन का ब्यौरा, कार्ड का प्रबंधन, भुगतान, व्यक्ति से व्यक्ति और व्यवसाय से व्यक्ति और व्यवसाय से व्यवसाय के मध्य धन का प्रेषण, अकाउंट खोलना, रिटेल, लघु व्यवसाय और वाणिज्यिक इकाइयों का अकाउंट खोलना, ऋण, उपभोक्ता और वाणिज्यिक ऋण प्रदान करना, ट्रेजरी मैनेजमेंट, मर्चेंट सर्विसेज, कैश मैनेजमेंट और पेरोल जैसी सुविधा प्रदान करना, समस्या समाधान, ग्राहक सेवा और समस्याओं की ट्रैकिंग करना। और आइए अब समझते हैं वर्चुअल बैंक पर सुभाष चंद्र कमेटी की सिफारिशें। फिनटेक संबंधी मुद्दों पर स्टीयरिंग समिति ने अपनी सिफारिश में भारत में वर्चुअल बैंक खोलने की सिफारिश की है। समिति ने एफडी जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डीमैट स्वरूप में कंप्यूटर आधारित तरीके से जारी करने की सिफारिश भी की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता वाली इस समिति का गठन सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की संभावनाओं पर विचार के लिए किया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018-19 के भाषण में ऐसी समिति बनाने की घोषणा की थी। लघु वित्त बैंक। लघु वित्तीय बैंक क्या है? लघु वित्त बैंक आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकीय हिस्से और उससे संबंधित आवश्यकताओं पर केंद्रित बैंक होते हैं। ये बैंक कमजोर वर्ग के लोगों के मध्य ऋण देने की गतिविधि को संपादित करते हैं। इस बैंक का गठन का मुख्य उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों एवं अन्य संगठित क्षेत्रों की संस्थाओं आदि को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्य विशेषताएं। ये बैंक मुख्य रूप से कृषि विकास तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों आदि से जमा राशि स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने में सक्षम हैं। ये गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते। ये बड़ी कंपनियों और समूहों को ऋण नहीं दे सकते। लघु वित्त बैंक पेंशन, म्यूचुअल फंड व बीमा आदि की बिक्री कर सकने में सक्षम है। भुगतान बैंकों में जहां 75% तक का डिपॉजिट सरकारी बॉन्डों में होता है, वहीं लघु वित्त बैंकों में इतनी ही मात्रा की जमा राशि प्राथमिक क्षेत्रों के लिए होती है। लघु वित्त बैंकों की वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति द्वारा इनकी स्थापना की सिफारिश की गई थी। ये वाणिज्यिक बैंकों का एक छोटा और सीमित संस्करण है जो कि जमा ले सकते हैं और ऋण दे सकते हैं। एसएफबी की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए।
ये अन्य उत्पाद जैसे कि बीमा, म्यूचुअल फंड आदि बेच सकते हैं और एक पूर्ण वाणिज्यिक बैंक का आकार ले सकते हैं। पेमेंट बैंक भारत में मौजूद कमर्शियल बैंकों से अलग प्रकार के बैंक हैं। पेमेंट बैंकों की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 नवंबर 2014 को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। पेमेंट बैंक जनता की सामान्य बैंकिंग की ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। जैसे पेमेंट बैंक लोगों के चालू और बचत खाते खोल सकेंगे, लेकिन लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकेंगे। ये बैंक प्रवासी कर्मचारियों के रुपयों को जमा कर सकेंगे और प्रवासी श्रमिक द्वारा भेजी गई रकम को उसके परिवार वालों को देने का काम भी करेंगे। पेमेंट बैंक की क्या विशेषताएं हैं, आइए अब समझते हैं। पहला है, साधारण बैंक की तरह पेमेंट बैंक भी लोगों के रुपयों को जमा करने के रूप में स्वीकार कर सकेंगे, लेकिन इसकी सीमा निर्धारित है। अर्थात पेमेंट बैंक एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही जमा स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा, पेमेंट बैंक अपने खाता धारकों को एटीएम या डेबिट कार्ड तो जारी कर सकेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों के बचत और चालू दोनों प्रकार के खाते खोल सकते हैं। चौथा है, पेमेंट बैंक ऋण, कर्ज या उधार सेवा नहीं दे सकते हैं। पांचवा, पेमेंट बैंक एनआरआई व्यक्ति से जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अर्थात भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में बस गए हैं उनके रुपयों को जमा करने के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। छठा, पेमेंट बैंकों को चालू खाते पर सीमा पार यानी कि क्रॉस बॉर्डर से व्यक्तिगत भुगतान करने और भेजा हुआ धन रेमिटेंस को प्राप्त करने की अनुमति होगी। सातवां है, पेमेंट बैंकों को अन्य कमर्शियल बैंकों की तरह आरबीआई के पास नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर के रूप में राशि जमा करनी होगी। आठवां, पेमेंट बैंकों को अपनी कुल मांग जमा के कम से कम 75% हिस्से को कम से कम 1 वर्ष की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों में जमा करना होगा और बची हुई 25% रकम को परिचालित प्रयोजनों और तरलता प्रबंधन यानी कि ऑपरेशनल पर्पसेस एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सावधि और करंट जमा के रूप में वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा करना होगा। नवा है, पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों और आम जनता को उपयोगिता बिल भुगतान, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स आदि की सुविधा देगा। 10वां है, पेमेंट बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसीज की गतिविधियों को चलाने के लिए अपने सहायक बैंकों को स्थापित नहीं कर सकते हैं या गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं को देने के लिए अपनी नई ब्रांच नहीं खोल सकते हैं। 11वां है, पेमेंट बैंक आरबीआई से अनुमोदन लेकर दूसरे कमर्शियल बैंकों के साथ सहयोगी की तरह कार्य कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकेंगे। 12वां, पेमेंट बैंकों को दूसरे बैंकों से अलग दिखने के लिए अपने नाम में पेमेंट्स बैंक शब्द का उपयोग करना होगा। और अब देखते हैं भारत में पेमेंट बैंकों की सूची। पहला है एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, दूसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, तीसरा फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, चौथा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, पांचवा आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, छठा है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और सातवां एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। आइए अब समझते हैं बैड बैंक क्या है। बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बैड बैंक कर्ज में फंसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा और उससे निपटने का काम भी इसी बैंक का होगा। जब किसी बैंक की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिए धारण कर लेता है। आइए अब देखते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। भारतीय सरकारी बैंक लगातार गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे निजात पाने हेतु अपनाए गए उपायों में
बैड बैंक की अवधारणा एवं बैंकों का एकीकरण चर्चा में है। बैड बैंक से आप क्या समझते हैं और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से बाहर आने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए? यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, ये बड़ी कंपनियों और समूहों को ऋण नहीं दे सकते। लघु वित्त बैंक पेंशन, म्यूचुअल फंड व बीमा आदि की बिक्री कर सकने में सक्षम हैं। तीसरा, भुगतान बैंकों में जहां 75% तक का डिपॉजिट सरकारी बॉन्डों में होता है, वहीं लघु वित्त बैंकों में इतनी ही मात्रा की जमा राशि प्राथमिक क्षेत्रों के लिए होती है। चौथा, ये वाणिज्यिक बैंकों यानी कि कमर्शियल बैंक्स का एक छोटा और सीमित संस्करण है जो कि जमा ले सकते हैं और ऋण दे सकते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें। ए, केवल 2 और 4, बी, 1 और 2, सी, 1, 2 और 3, डी, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।